अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच और आपके साथ मैं हूं मिरोबाब। हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं खरा सच के एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान साहब, जबकि लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर और कराची स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे मोहम्मद ताहिर साहब। सानिया क्वेटा का आज दूसरा दिन है, मुल्क भर की फजा सोगवार है। इब्तदाई रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि हमले की तमाम तर प्लानिंग अफगान शहर जलालाबाद में हुई है और हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार भी कबूल कर चुकी है। ऐसे में वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कल पहुंचे थे क्वेटा। वजीर आजम ने अहम इजलास की सदारत भी की, जिसमें उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ भी फौरन मुतहरिक हुए और कॉम्बिंग ऑपरेशन में मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन को तेज करने का भी कह दिया। एक तरफ तो पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे अपने मुल्क को महफूज बनाने के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मिली अवामी पार्टी के रहनुमा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारतीय एजेंसी को तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसी को खूब तनकीद का निशाना बनाया। और कल ही हमले की जिम्मेदारी वजीर आला बलोचिस्तान ने भारतीय एजेंसी रॉ पर डाली है। ऐसे में आज पूरी कौम महमूद खान अचकजई से सवाल ये करती है कि आप रुकने पार्लियामेंट तो पाकिस्तान के हैं और हकीकी तौर पर मराद भी यहीं से लेते हैं। ऐसे में कभी आप खैबर पख्तूनख्वा को हिस्सा करार देते हैं अफगानिस्तान का, तो कभी पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऐसे में सवाल आपसे है मुबश्शिर लुकमान साहब, क्या यही अंदाज़े वफादारी है? जी अस्सलाम वालेकुम। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान में वाकई एजेंसीज जो हैं और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो जिम्मेदार हैं और कसूरवार हैं। वो इसलिए कसूरवार हैं कि महमूद खान अचकजई जैसे गद्दार जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान की गोद में है, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, बल्कि वो पार्लियामेंट्स में हैं। और जितने ये करप्ट और दो नंबर हैं वो तो हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं कि ये तो अफगानिस्तान से पैसे लेते रहे हैं, इंडिया से पैसे लेते रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़े दिन पहले हमने दिखाई थी कमांडर रजाक के साथ, अफगान कमांडर डिप्टी इंटेलिजेंस हेड ऑफ अफगानिस्तान, उसके साथ महमूद अचकजई के क्या ताल्लुकात हैं। और फिर मैं उसकी बात आपको सुनवाता हूँ नाजरीन को कि उस अफगान इंटेलिजेंस कमांडर ने कहा कि हमने पंजाब को किस तरह से तबाह करना है, तोड़ना है, ये करना है, और ये उसके साथ पींगे बढ़ा रही हैं। तो जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल रहा है वो पार्लियामेंट में है और वो वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, गलाजत से भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो फिर एजेंसियां हैं जिम्मेदार कि उसको गिरफ्तार नहीं कर रही हैं, उसको कैफरे किरदार नहीं पहुंचा रही हैं। पहले ये सुन लें, फिर इनके रोल पे भी बात करते हैं। वॉच दिस। सही के एक बयान ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी जब उन्होंने अफगान टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान का जो सूबा है वो अफगान लोगों का हिस्सा है और वो जहाँ चाहें उसमें जब चाहें आ जा सकते हैं और बिला खौफ व ख़तर रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे उनको हिरासा अगर किया जाए पाकिस्तान में तो वो KPK आ जाएं। महमूद खान अचकजई ने हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ ही जहर उगला है। कमांडर अब्दुल रज़ाक अचकजई ये मशहूर ज़माना अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस कमांडर होता था और इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान मिलिशिया ग्रुप से था जो 4 से 5 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल। उस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में मुलव्वस रहा और बारहा उसने ये साजिशें की। उनके मतलब ये भी कहा जाता है कि ये रॉ के एजेंट्स को ट्रेन करके क्वेटा और बलूचिस्तान के अंदर पहुंचाते रहे। पाकिस्तान के बारे में बयानात मौजूद हैं उनके कि किस तरह KPK और पंजाब को तोड़ना चाहिए। You know, I'm actually quite curious about is, you know, there's a lot written about you. You're quite a notorious person. And کلاً چی 14 بار بالا سر شما قرار یعنی انتحاری میشد، یعنی شما کلاً مثل که زیاد خیلی حمله شده به سمت شما. فرما باندې ډېر انتحاري عملیات شوي دي، خو زه اوس هم وایم چې 100 واره نوره باندې وشي چې ژوندی یم د پنجاب دښمن یم. در هغه ساعت چې ژوندی یم زه افغانان باید چې په دې پوه کړم چې د پنجابیان زموږ وطن روغ نه کړي او پنجاب زموږ دښمن. که مې 100 واره نوره باندې وکړي چې د یو رګ مې ژوندی یم دا وایم چې پنجاب. ये शख्स हमेशा पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है और सपोर्ट करता है जमहूरियत और आइन के पासदारी करने वाले सबसे बड़े अलमबरदार महमूद खान अचकजई को। जी ये वही है जो अफगान इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस ने 2013 में जिसको बहुत हेविली फंड किया था इसकी इलेक्शन कैंपेन को। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। इनको 2 लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ गिफ्ट की गई, $30 लाख कैश भी दिया गया, इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिली, इनकी नंबर प्लेट भी नहीं है। हाँ, वहाँ नंबर प्लेट लगाने का रिवाज ही नहीं है, ट्राइबल एरिया में इशूज़ ही नहीं है नंबर प्लेट का, लाइसेंस का, टैक्स का। उनके इलेक्शन पैम्पलेट वहीं छपे, यानी अफगानिस्तान के अंदर छपे और वहीं पे उनकी कैंपेनिंग हुई और वहीं से हुई
और वहाँ पे ये बताया गया लोगों को कि ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इनकी मदद करनी है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने एक इलेक्शन मुहिम के दौरान चमन का खसूसी दौरा किया, ये महमूद खान अचकज़ई ने, और हाजी हबीबुल्लाह मुलज़ई के घर क़याम किया। और 7-8 मई को की रात को 2 बजे अचकज़ई साहब ने कमांडर रज़ाक अचकज़ई के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात में उनके करीबी साथी हाजी हबीबुल्लाह मुलज़ई भी साथ थे। यानी आप ये देखें किन किन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, और जो ऑन रिकॉर्ड हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उनके अज़ाइम जो हैं वो सारा कुछ। इनके घर के 2 दरवाजे, यानी जिसके घर के मुलाकात हुई वो जैसे ड्यूरन लाइन में पहले होता था कि एक घर का दरवाज़ा जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर है, 2 दरवाजे जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। और इस बात का यकीन दिलाया, उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं उसके बाद वहाँ के चमन के ताजरों को मजबूर किया गया, हिरासा किया गया कि वो इन्हीं की मदद करें। ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे थे ये भी बरास्ता चमन कोयटा में उनको भेजी गई वहाँ पे, कि इनकी ड्यूटी वगैरह कोई नहीं पे हुई, ये स्मगल्ड है। अब महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान के ऊपर ओपनली इतना ज़्यादा जहर उगलता है, और हुकूमत पाकिस्तान के जिन लोगों का काम है कि हमारे नैरेटिव को आगे लेके आना, हमारी बात को आगे पहुँचाना, हमारे दुश्मनों की बात को रद्द करना, या पाकिस्तान की सालमियत के लिए खड़े होना, वो सब के सब खामोश हैं, उन सब को चुप लग गई है। ये आपको मैंने नाज़रीन दिखाया कि महमूद खान अचकज़ई किस तरह से गाड़ियां जो चला रहे हैं वो ड्यूटी पेड नहीं है, कस्टम पेड नहीं है, और उनकी नंबर प्लेट्स जो हैं वो भी नहीं है, यानी उन्होंने उतना टैक्स भी नहीं देना, एक रजिस्ट्रेशन के काबिल भी टैक्स नहीं देना। पीजे मीर साहब, आपने मुबश्शिर लुकमान साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे आप? देखें, ये बड़े अफसोसनाक गुफ्तगू की है मुबश्शिर ने, बिकॉज़ जो उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, ये 2 पॉइंट्स रेज़ हुए थे, एक जावेद हाशमी के ख़िलाफ़ और एक अल्ताफ़ हुसैन के। आपने एक्शन लिया जावेद हाशमी के लिए, आपने एक्शन लिया अल्ताफ़ हुसैन के लिए। वो बैंड है मीडिया के लिए, ही कैन नॉट, क्यों? बिकॉज ही स्पीक्स एज एलिज्ड एंटी स्टेट। 1, जावेद हाशमी के वो पेपर्स निकले तो आपने कितना संगीन एक एक्शन लिया। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि अचकज़ई साहब की आ रही हैं, बड़ी आई फील डैमेजिंग, बड़ी इररिस्पॉन्सिबल, और मोर ऑन द टॉप ये बड़ी सेडिशियस स्टेटमेंट्स हैं। जब आप सेडिशन की बात करते हैं और पार्लियामेंट में रह के आप इस तरह आप एक स्टेटमेंट देते हैं, दैट्स सैड। और गद्दारी क्या होती है जो अचकज़ई ने की? अगर वो गद्दारी नहीं है तो और गद्दारी होती क्या है? मुझे आज एक्सप्लेन कर दें जरा। ये जो मुबश्शिर, ये जो बात हो रही है, ये बड़ी संगीन, बड़ी संजीदा और बड़ी डेंजरस है। एक तरफ आप पार्लियामेंट में बैठ के एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ जब आप अफ़गान का इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ का, दैट मीन्स यू आर इन ए परपेचुअल डिनायल ऑफ द ड्यूरेंट लाइन। आप ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं जब आप कहते हैं आप हमें यहाँ अफ़गान कहो और आप यहाँ हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस स्टेटमेंट जो आपने अब पेपर्स भी अपने दिखाए हैं, तस्वीरें भी दिखाई हैं। आई मीन इसका ये फॉलो अप है एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग, एंड दिस इज़ आई थिंक व्हाट विल लीड के क्या नवाज शरीफ साहब इसका नोटिस लेंगे? विल ही बी आंसरेबल टू द पार्लियामेंट? कभी भी नहीं लेंगे। नवाज शरीफ साहब किसी ऐसी चीज का नोटिस नहीं ले सकते जो किसी तरह रॉ के खिलाफ हो या मूडी के खिलाफ हो, क्योंकि वो तो रॉ के हमदर्द हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी अफवाज के उनको बुरी लगती हैं, उनको मोदी थोड़ी बुरा लगता है। मोहम्मद ताहिर साहब मेरे साथ हैं कराची से यहाँ पे मौजूद। ताहिर भाई, बात मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो ऑन रिकॉर्ड है इंटेलिजेंस से, इंडियन इंटेलिजेंस से पैसे लेके इलेक्शन कैंपेन करने का, उनसे गाड़ियां लेने का, उनसे मुराद लेने का, पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात लगाने का, क्या वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब नहीं है? जी क्यों नहीं है। और दूसरी बात यह कि आज उन्होंने जो पार्लियामेंट में स्पीच की है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बैक ऑफ माइंड में ये है कि कोयटा का जो सानिया है वो रा ने नहीं बल्कि शायद ISI ने किया है। यानी आप उस पूरी गुफ्तगू का तज्जिया करें तो आपको अंदाज़ा होगा वो पाकिस्तान के खुफिया इदारों के सरबराहान को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। और आपको मैं याद दिलाऊं कि जब ये 2014 में धरने का मसला था तो यही अचकज़ई साहब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ये फरमाया था कि अगर मुझे 2 शरीफों में से एक शरीफ का इंतखाब करना पड़ा तो मैं नवाज शरीफ का इंतखाब करूँगा। और ये वो वक्त था जब जो दूसरे शरीफ साहब थे, जो उनका रूए सुखन थे और जो उनकी गुफ्तगू का हदफ थे, उन्होंने धरने में जो है वो मुंतखब हुकूमत का साथ दिया था और आइन की बालादस्ती के लिए उन्होंने काम किया था। और इसके बावजूद उन्होंने उस वक्त भी उनकी बैशिंग की थी।
तो बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करने के बावजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बैशिंग की थी। और फिर मैं आपको आज की गुफ्तगू के हवाले से एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि महमूद अचकज़ई इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के सबसे ज़्यादा ब्लू आइड जो है ना वो बडी है। और अभी 2 दिन पहले, यानी इस इजलास से 2 दिन पहले, महमूद अचकज़ई साहब ने उनसे 1 to 1 एक मुलाकात की है। और ये वो आदमी नहीं है महमूद अचकज़ई साहब जो किसी आदर्श के लिए, जैसा कि वो अपना एक तासुर बनाते हैं और एक ख़ास किस्म की ड्रेसिंग करते हैं और एक ख़ास किस्म के आइडियलिज़म में रहकर वो गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, ये वो आदमी नहीं है। उनके भाई बलूचिस्तान के गवर्नर हैं, इक़्तिदार में वो लोग शरीक हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जिस जंग की वो ऑनरशिप की बात करते हैं, तो जी हाँ, तो जिस जंग की ऑनरशिप की वो बात करते हैं और जिस जंग में वो वज़ीर आज़म को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो ओहदेदारान को हटाएं, फला को हटाएं, उसको हटाएं, उस जंग की ऑनरशिप अगर वो लेते हैं तो उन्हें तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि कोयटा का सानिया हुआ कैसे हैं और ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ है। यानी आप देखें, एक ऐसी हुकूमत, बलूचिस्तान में हुकूमत जो है वो किसी और की तो नहीं है, वो तो PMLN की है। आप सिंध में एक आर्गूमेंट करते हैं, आप KPK में एक आर्गूमेंट कर सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में तो हुकूमत आपकी है। और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आप फौज के साथ सेम पेज पर हैं, ये बात तो हर रोज़ वज़ू करके आप लोग करते हैं, सियासतदान करते हैं। तो अगर आप एक सेम पेज पर हैं तो, और जब भी कोई कामयाबी मिलती है, जब भी कोई टेररिस्ट गिरोह पकड़ा जाता है और ये दावा किया जाता है कि हमने प्रीएम्प्ट किया है, तो इसका क्रेडिट जो है वो ISPR तो नहीं लेता, उसका क्रेडिट तो जो है वो परवेज़ रशीद ले रहे होते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी का क्रेडिट जब आप सियासी हुकूमत के तौर पर लेते हैं तो बराए करम ये बताएं ना कि एक ऐसा वाक़या जो 8 ही अगस्त को, यानी आप इसकी संगीनी मुलाहिजा करें मुबश्शिर लुकमान साहब, 8 अगस्त 2013 को सेम इसी तरह का एक वाक़या हुआ है और इसी तरह के एक वाक़े में इसी हॉस्पिटल में जो है वो लोग इसी तरह जो है वो हलाक हुए हैं, जाबाक हुए हैं। कथा कलामी हो रही है। 1 मिनट आपको और PJ को और उमर बाप को और दीगर नाज़रीन को मैं एक चीज दिखाता हूँ कि अचकज़ई के कितने रिश्तेदार हुकूमत में हैं। यानी को गवर्नर है, को कुछ है, को कुछ है, और वो आदमी, ये शख्स बोल रहा है। साथ ही मैं बताऊं, बड़े दुख से आज एक ट्वीट मैंने पढ़ी मरियम सफदर भट्ट की। वो अपने आप को लिखती मरियम नवाज शरीफ है, लेकिन है वो मरियम सफदर असल में, यही हकीकत है। तो मरियम सफदर ने कहा कि रॉ को ब्लेम करने से पहले जरा जल्दबाजी का काम ना करें, उनसे हमारा ट्रेड है और ये है वो है, और अरे बीबी जाके घर में बैठो और वो काम करो जो तुम्हें करना चाहिए। हुक्मरान ना बनने की कोशिश करो, तुम नहीं हो हुक्मरान या हाकिम यहाँ की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेटमेंट तुम्हारे अपने चीफ मिनिस्टर ने दी है, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने, जो PMLN का चीफ मिनिस्टर है, उसने दी है, हमने नहीं दी। हमने बाद में उसकी बात पे तायीद भरी है। तो घर बैठ के रोटियां पकाओ, कोई और काम करो, बच्चों को देखो, जब हुकूमत में इलेक्शन जीतोगी तो आके हुक्मरानी की बात भी कर लेना। लेकिन फिलहाल जरा अचकज़ई के मुतालिक ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त जमहूरियत का हाल ये है कि वो पाकिस्तान के MNA हैं और बड़े काबिल एतबार और काबिल एतमाद साथी हैं जनाब नवाज शरीफ के। महमूद खान अचकज़ई के भाई जो हैं, मोहम्मद खान अचकज़ई, वो गवर्नर हैं बलूचिस्तान के। उनके भाई अमीर खान अचकज़ई भी MP है और वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात। उनके भाई मजीद खान अचकज़ई MP है, उनकी बीवी की भाभी भी MP है सपोज़ई अचकज़ई, उनकी बेगम की बहन भी पानेज़ई वो MNA है, और इनका 1 साला मैनेजर कोयटा एयरपोर्ट है काजी अचकज़ई। इनका एक भतीजा डिप्टी डायरेक्टर गवर्नर हाउस है जाहिद खान अचकज़ई। बीवी का भतीजा सालार खान वहीं पे मौजूद हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं। एक पहले कज़न काजी जमाल इनकी बेगम के, वो भी यहीं पे एडजस्ट है। मीर वाइस खान अचकज़ई वो डायरेक्टर हैं कैस्को में, भतीजा इनके। हामिद खान की बेटी खावर खान की बेटी 17 ग्रेड ऑफिसर P&D में है, वो इनकी भतीजी हैं। मुस्तफ़ा कमाल अचकज़ई वो रजिस्ट्रार हैं। अमानुल अचकज़ई प्रिंसिपल लॉ कॉलेज हैं, वो भी इनके करीबी रिश्तेदार हैं। नवाब खान अचकज़ई MD BF है, वो भी इनके करीबी रिश्तेदार हैं। यानी
सब कुछ पाकिस्तान, फंड्स पाकिस्तान से लेना, हर चीज़ पाकिस्तान से लेना और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहना। मुबश्शिर लुकमान साहब, वोट तो हमने देखी है और यकीनी तौर पर ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि क्या वजह है। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि दहशतगर्दी हमारे अव्वलीन तरजीह है जिसको हमने काबू में लाना है, और दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई को आंख का तारा भी बनाकर रखा है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने रिपोर्ट देखी जिसमें महमूद खान अचकजई के मुख्तलिफ खानदान के अफराद का जिक्र हुआ जो कि हुकूमत में मौजूद हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपको नहीं लगता कि महमूद खान अचकजई एक तरफ से तो मरात ले रहे हैं, दूसरी तरफ से हुकूमत में भी मौजूद हैं, ऐसे में सर चारों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में नहीं लगता आपको उनका? मैं तो कहता हूँ महमूद खान अचकजई की क्या हैसियत है जब आपके वजीर आजम ही 2 नंबरी कर रहे हो। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ 2 नंबरी, कभी 2 महीने वो बहाने से वलायत में रहते हैं, कभी वो 1 महीना डूंगा गली में रहते हैं, 1 महीना वो मरी में रहते हैं। ये आदमी पाकिस्तान का वजीर आजम है कि पाकिस्तान का लूटे आजम है क्योंकि वो मरी में रहते हैं? ये आदमी पाकिस्तान का वजीर आजम है कि पाकिस्तान का लूटे आजम है? क्योंकि आप देखें ना, पैनामा लीक्स हो गई, ये हो गई, हर चीज में लूट कसूट, उस पर नहीं बात करनी है। BMW गाड़ियों के ऊपर क्या हुआ था, ड्यूटियां माफ कराने पे, वो किसी ने नहीं याद करना। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वो किसी ने याद नहीं करना। जितनी अपना स्कीमें जो हैं जो इन्होंने उड़ाई और यानी जिसके लिए पैसे बोरो करते रहे और अपनी अवामी स्कीमें दिखाते रहे कि हमने अवाम के लिए इतने काम किए, पुल बनाए, ये बनाए, वो बनाए, जरा बताएं कर्जा कितना लिया। टेक्निकली तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, 64% जो है वो अपनी ग्रोथ से ज्यादा जो है वो लोन ले गया। अब आपके आने वाले साल जो है सिर्फ आप अपना सूद उतारते रहेंगे। पीजे मीर, मेरा सवाल ये है कि जब वजीर आजम आपका ये कर रहा हो, क्या ये इकोनॉमिक दहशतगर्दी नहीं है? क्या ये इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं है? क्या ये फंडामेंटली इस मुल्क के बखी उधेड़ने की बात नहीं है? वजीर आजम को तो खुद इम्पीच होना चाहिए। एक आदमी और उसके बच्चे जो हैं वो अरबों डॉलर के मालिक हों और वो क्या मैंने नहीं बताना ये पैसा कैसे आया, हमने बस कारोबार किया। हम भाई कौन सा कारोबार किया? 19 कंपनियां मियां नवाज शरीफ की हैं जो बैंकरप्ट हुई हैं, बैंकरप्ट हुई हैं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। तो ये कौन सी कंपनी है सडनली जिसने इतने अरबों डॉलर पैसे बना लिए? मुबश्शिर, ये बिल्कुल आपका जो व्यू पॉइंट है ये बिल्कुल एक पॉइंट, इसको आप डिस्कस अगर आगे लेके चलें तो आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं ये जो बैठी हैं ये TORs पे डिसाइड क्यों नहीं करते हैं? आई मीन व्हाई इज़ एवरीबडी प्लेइंग अ गेम? वी डोंट नो, वी कैन नॉट बी जजमेंटल कि भाई कौन क्या है, बट द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाई आर द पार्लियामेंट्री कमेटीज टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम, विद द रिजल्ट कि आप अपनी पार्लियामेंट को भी एक आप कह लो कि एक ब्लैक वॉश कर रहे हो। आई थिंक यहाँ यही वजह है कि हम डिसीजंस नहीं लेते हैं, हम एडोकिज्म पे चलते हैं। आज आपने जो अभी बात की है ये पैनामा की, जैसे ये सारा सिलसिला निकलता है, इतना मिस हैंडल्ड हुआ पैनामा, और आज अब अचकजई की आपने जो बातें आज कही हैं, मैं कहता हूँ ये इतनी संगीन बातें हैं कि द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली or ISPR or somebody from the military or the intelligence should be taking serious note of this, because this cannot continue कि यहाँ आप कोई भी आए and you know any willy nilly आप उठा के आप पाकिस्तान के स्टेट के ऊपर एक आप कह लो एक धज्जा लगा दें या इस तरह कोई अल्फाज लगा दें। I don't think that is acceptable at all, and I totally agree with you कि I think some action has to be taken on this, otherwise कल कोई और उठ के लगा देगा, परसों और उठ के, और उसके बाद मुबश्शिर आपका ये लीडिंग आप जिसको लीड कर रहे हो, हिंदुस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और ये आप दूसरे जो आप कह लो कि जो पाकिस्तान के मुखालफीन हैं, ये सब बैठ के कहेंगे ओ यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनको तो खुद कोई नोटिस नहीं ले रहा, लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है, व्हाई आर वी बीइंग डिफेंसिव ऑन रॉ? ISI जो कि इंडियन सेंटिमेंटल इशू है, मैं इसलिए इसको इंडियन सेंटिमेंटल इशू कहता हूं ISI, क्योंकि कोई बात हो, इनका कोई बीमार हो जाता है ISI पर डाल देते हैं। हम यहां बैठ के रॉ को डिफेंड करें, नहीं जी रॉ इसमें हो नहीं सकती, बट हाउ कैन यू से दैट? ऑन व्हाट ग्राउंड्स डू यू से दैट? आर यू प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन? आर यू वर्किंग फॉर देम? आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस आपका जो हाउस है, लीडिंग हाउस है, दे हैव टू आंसर दिस, दे हैव टू बी आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन। और आपकी जो बात है, आई थिंक जिस तरह आपने TOR यहाँ किया है, ये अयाज सादिक को चाहिए कि एक कमेटी बनाए या कोई भी बनाए और एंड आस्क एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अचकजई साहब के देखें ये आपकी स्टेटमेंट आई है, प्लीज एक्सप्लेन दिस, इफ नॉट यू हैव टू सेंश्योर हिम और टेक व्हाटएवर लीगल नेसेसरी एक्शन।
जी मोहम्मद ताहिर साहब, क्या कहेंगे आप? जी मुबशिर साहब, अयाज सादिक साहब तो कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में उनसे ज़्यादा जानिबदार स्पीकर कोई आया ही नहीं है। लेकिन देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वाक़या हुआ है और जिसमें इंडिया का जिक्र हो रहा है, ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये कोई हवाई फायर नहीं। अजीत डोवाल की, जिनकी आज सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो है वो अपलोड हुई है कि वो रायवन में बैठे हुए हैं। अजीत डोवाल वो आदमी हैं जिन्होंने जो है वो एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें अपने दुश्मन मुल्क यानी पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई एक मुंबई अटैक हुआ तो बलूचिस्तान उनके हाथ में नहीं रहेगा। उसके बाद हमने कुलभूषण यादव को यहाँ से गिरफ़्तार किया है बलूचिस्तान से, ठीक है जी। और बहुत सारे वाक़यात में हमारे पास ये शवाहिद मौजूद हैं, वाक़याती भी और ठोस प्रैक्टिकल एविडेंस भी, जिसकी बुनियाद पर हमने जो है वो एक मिसल तैयार की और वो फ़ाइल हमने UN में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को पेश की, इसनी मरिया लोधी साहिबा ने, ठीक है जी। इसके बावजूद कि ये सारे शवाहिद मौजूद है, ये सारे सबूत मौजूद है और ये हम इंटरनेशनल फोरम पर पाक आर्मी के दबाव पर इसी सिविलियन गवर्नमेंट के हाथों जो है वो वहाँ भिजवा चुके हैं। ये सियासतदान हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि राय इन्वॉल्व नहीं है और ये इस तरह के मशकूक सवाल पैदा करते हैं कि जिससे हम अपने इदारों के बारे में बदगुमान हो। आप दोनों को और उमर रुबाब मेरे साथ हैं। आप जरीन को बताऊं, अजीत डोवाल ने, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसने खुद स्पीच की और क्या की, और फिर मियां नवाज शरीफ ने बगैर वीजे के उसको पाकिस्तान आने दिया और उसको जाती उमरा में बिठाया। जाती उमरा ये अपने घर को इसलिए कहते हैं कि वो इंडियन पंजाब में एक जगह है जहां से इनके आबाओ अजदाद थे, तो इन्होंने लाहौर में का नाम बदल के इंडिया के नाम पे रख दिया। इनकी वतन दोस्ती जो है, मुझे तो उस पर शक है। मुझे तो लगता है मियां साहब खुद कोई एजेंट ही ना हो, क्योंकि जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं। अजीत डोवाल की स्पीच सुने और फिर वो तकरीर देखे, मियां नवाज शरीफ के पहलू में बैठा बगैर वीजे के। Watch this. Funding are denied to the terrorists by countering it with the funds more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1200 crores, we can match it with 1800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? So you have to only match. So go for more. अजीत डोवाल जो है, आप देख रहे हैं इसको रायवेंट के अंदर बैठा हुआ है, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ के साथ बैठा है। इस शख्स को इस स्पीच के बाद पाकिस्तान आने की इजाजत किसने दी? इसको वीजा किसने दिया? इसको किसी ने वीजा नहीं दिया। इसको एयरपोर्ट के ऊपर से मियां नवाज शरीफ ने खुद पिक किया और इसको अपने साथ ले गए और इसको रायवेंट के अंदर रखा वहां पे, और इसकी 90 डिशेज तवाज़ो की। आप उस पर को बात करते हैं तो मरियम भट्ट जो है, वो मरियम सफदर जो, उनको तकलीफ होती है, वो अपना किचन छोड़ के बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि मैंने मुल्क चलाना है और मैंने बताना है कैसे मुल्क चलाओगे, और साइबर क्राइम क्या होता है, ये क्या होता है। मोहम्मद ताहिर साहब, ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं इन लोगों को? देखें, ये इस हुकूमत के पूरा जो सरकार का कंडक्ट है ना, वो पूरा क्वेश्चनेबल है। मसला है कि कैसे आखिर ये मुमकिन है कि मॉडल टाउन का एक सानिया हुआ और आप तौकीर शाह को जो है वो मुल्क से बाहर एलिवेट करके भेज देते हैं। आप ज़रा फवाद हसन फवाद को देखें, वो पार्टी इजलास में शरीक होते हैं, कैसे वो बैठे हुए होते हैं जो है वो एक सियासी जमात के इजलास में। वो सरकारी मुलाजिम है या मियां नवाज शरीफ के मुलाजिम है? अच्छा, फिर वो जिस तरह का लिबास पहनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए कंडक्ट होता है, वो जिस तरह का लिबास पहनकर बैठे होते हैं, इस तरह लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून के एक लीडर है। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है। यूँ लगता है मुझे इस मामले में जो है वो आर्मी के ऑपरेशन के हवाले से भी एक सवाल उठाना है कि आखिर क्या आपने इस मुल्क में 2 सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं। राना मशहूद तो जो है वो उनको आप उनकी जो है वो करप्शन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, मगर कादिर पटेल को आप उठाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। आप जो है वो शर्जील मेमन को तो सिंध में नहीं आने देते, और जो है वो राना सनाल्लाह जो चाहे करते रहे, और उन पर जो है वो राना आबिद शेर अली के वालिद साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़लाँ कत्ल में वो मुलव्विस है, फ़लाँ कत्ल में वो मुलव्विस है। तो आखिर ये मुल्क आप कैसे चला रहे हैं? करप्शन के खिलाफ और ये जो क्राइम के खिलाफ जो ये ऑपरेशन चल रहा है, उसके 2 सेट ऑफ रूल्स कैसे हैं? एक सूबे में इसका एक चेहरा है, दूसरे सूबे में इसका दूसरा चेहरा है, तीसरे सूबे में इसका तीसरा चेहरा है, और सियासतदानों की ये खेप आप पर उंगलियां उठाती हैं।
फिर आप ये देखें कि आखिर ये जो प्रॉपर्टी है ना, देखिए बुनियादी तौर पर कहा यह जाता है, जो अंग्रेजी का मशहूर मुहावरा है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल सस्पिशंस, सीजर की बीवी को हर किस्म के शक व शुबे से बाला होना चाहिए। यही मामला प्राइम मिनिस्टर का होता है, उन पर एक अदना शुबा भी नहीं होना चाहिए। सही या गलत ये उन पर इल्ज़ाम लग चुका है कि वो इंडिया के लिए एक नर्म गोशा रखते हैं। उनके लिए इंडिया के टेलीविज़न में ये कहा गया है, मैं आपको वो क्लिप्स दे दूंगा, कि नवाज शरीफ पर हमारी बेपनाह इन्वेस्टमेंट है और नवाज शरीफ को कुछ नहीं होना चाहिए। उसी मुनासबत से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जिससे ये लगता है कि नवाज शरीफ को जैसे कोई एक इमदाद इंडिया से मिल रही हो। मसलन आप देखें, धरने के दिनों में APS का वाकया हुआ, अब जो है वो जब PTI एक कैंपेन लॉन्च करने वाली है तो आप देखें क्या हो, ये वाला वाकया हो गया कोयटा वाला, और इन तमाम वाकयात के पीछे जो है वो रॉ है और इंडिया है। सही या गलत, मैं ये अपना कोई इसमें जो है वो मतलब मुफ्ती अक़लीम सहाफ़त या सियासत बनकर कोई राय नहीं देना चाह रहा, लेकिन मसला ये है कि जब इस तरह के शुबात पैदा हो गए हों तो गवर्नमेंट को अपना कंडक्ट बहुत मुनासिब, बहुत एप्रोप्रिएट रखना चाहिए और जो है अकॉर्डिंग टू द बुक रखना चाहिए। मगर मैं मोहम्मद ताहिर साहब की ही बात को सेकंड करूंगी। आपने भी हमें वीडियो दिखाई और वजीर आला बलोचिस्तान भी यही कहते हैं कि रॉ मुलविस हैं। कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उसके बाद कुछ और एजेंट्स भी पकड़े गए। ऐसे में क्या वजह है, इतना कुछ सामने आने के बावजूद क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं रॉ के मुलविस होने को? नहीं, रॉ के मुलविस होने को क्या, रॉ के तो एजेंट हमने पकड़े हुए हैं। कुलभूषण यादव किसका है, किसका भाई है, किसका बेटा है? वो तो खुद मान गया इंडिया कि उनका नेवल कमांडर है। वो दुनिया की स्पाई वॉरफेयर में पहली बारी एक हाई रैंकिंग सर्विंग ऑफिसर जो है वो पकड़ा गया और उसने इतराफ जुर्म कर लिया है, और यहाँ पे हुकूमत हमारी खामोश है, उसके ऊपर चुप करके बैठी है। पीजे मीर मुझे अक्सर तज़ीक आमेज जो मरियम भट्ट के फॉलोअर्स हैं ना, या उनके पेड एम्प्लॉइज हैं, उनमें कई जानने वाले भी हैं हमारे, तो वो तस्दीक में कहते हैं मुझे ISI के एजेंट है, फौज के एजेंट है। अगर मुझे कोई कहे ना ISI के एजेंट या पाक फौज के एजेंट, तो मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ मुझे खुशी है। मुझे नफरत होगी उससे जिसको कहा जाए कि रॉ का एजेंट, मुसाद का एजेंट। तो ऐसे बेशरम मीडिया में है जिनको रॉ का एजेंट कहलाने में खुशी होती है, ऐसे बेशरम हुकूमत में है जिनको रॉ का एजेंट कहलाने पे खुशी होती है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए मुबश्शिर, सबसे पहले तो आप जाए ना, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं रॉ के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ कोई एक्शन नहीं होता है, बट आप उनके लीडर को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, बिल्कुल आप कह लो कि एक ब्लैंकेट दे देते हैं टोटली अल्ताफ़ हुसैन को। यहाँ जब एक आप कह लो कि किसी को आप कहते हैं कि रॉ एफिलिएशन है या रॉ एफिलिएटेड है, वो खुला फिर रहा है और उस पर कोई, मैं समझता हूँ, एक्शन अगर नहीं लिया जाएगा। तो ये कराची के लिए और दूसरे सूबों के लिए या जगहों के लिए अलग कानून है कोई? Absolutely, you're quite right. ये जो चीज़, ये जो डायकॉटमी है, I don't think this will work in a long run. मुबश्शिर, let me just take you back. 1923 में जब अतातुर्क आता है और एक नया रिपब्लिक लेके आता है टर्की का, वो इसलिए लेके आता है कि उस वक़्त आपको इस्लाम जो है बड़ा एक सॉफ्ट पहले लिया जा रहा था, एंड nobody took notice. And the moment people started taking notice, मोसुल, किरकुक और ये बसरा, ये सब टर्की से चला जाता है, वहाँ से एड्रियाटिक कोस्ट चली जाती है, यहाँ से इजराइल का एरिया जितना वो चला जाता है, रशिया चला जाता है, अ पार्ट ऑफ रशिया। क्यों? बिकॉज यही वजह है जो आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। यही वजह है कि 47 में पाकिस्तान की एक पार्टीशन होती है, 71 में ईस्ट पाकिस्तान की होती है, और आज पीपल आर क्वेश्चनिंग लॉट्स ऑफ अदर रीजंस। द क्वेश्चन इज कि इज इट गवर्नेंस, इज इट मी और इज इट अस? हम काम कर रहे हैं मी। आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस मी सिंड्रोम, वर्क ऑन अस, क्योंकि वी आर वरीड अबाउट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये पार्टीज आएंगी जाएंगी, कोई बात ये है पीजा मीर, अगर आप चाहें तो थोड़ी सा एक आपको मैं मजबूर करूं एक सख्त सवाल करके, अगर आप इजाजत दें। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? पीजा मीर, हकीकत यह है कि जिन लोगों को आप बुरा कहते हैं ना, जैसे जनरल मुशर्रफ हैं और शौकत अजीज हैं, उनका सबसे बड़ा कसूर यह था कि शौकत अजीज ने IMF को बंद करके पैक करके वापस भेज दिया था, और 5 साल के बाद IMF बजाते खुद बैंकरप्ट हो रहा था, उनका क्लाइंट ही कोई नहीं रहा था। सडनली आपकी जमहूरी हुकूमतें आती हैं और IMF से आप $85 बिलियन जो है और वर्ल्ड बैंक से आप इस वक्त मकरूज हो गए, और वो दंदनाते फिर रहे हैं, और आपकी PIA बिकवा रहे हैं, वापडा बिकवा रहे हैं, रेलवे बिकवा रहे हैं, फलाह बिकवा रहे हैं। तो माजरत के साथ आप फॉरेन एजेंट हुए, जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज नहीं, जिनके ऊपर आपने गलत मुकदमे लगाए हुए हैं।
ये एक आपका एक वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इस पे मैं मुबशर आगे जाऊंगा। देखिए, उन लोगों ने एक मैनेजेरियल प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। आज वही लोग हैं जो कि आज PMLN में बैठे हुए हैं। Why are they not performing the same way as they were performing then? हमने इनकी एनालिसिस करनी है। To hell with it, जो मर्जी जो जिस वक्त आए। Because objective वो नहीं है। पहले था सिर्फ पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, और अब ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले मैं, एंड भाड़ में गए TOR। Well, ये एक अफसोसनाक चीज़ है। एंड आई थिंक हमें जैसे आप कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, और यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू पुट हिज फुट डाउन। At the end of the day, he's a democratically elected prime minister. He has to put his foot down, stop being compromised by various political parties, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, and get on with it, because पाकिस्तान इज फर्स्ट। यहाँ अगर हम बैठ के कॉम्प्रोमाइज सारे कर जाएं एंड स्टेट इंटरेस्ट को साइड पे कर दें तो नुकसान पाकिस्तान का है, इन पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। आज ये उठेंगी, कल नीचे गिर जाएंगी, फिर उठेंगी, फिर नीचे गिर जाएंगी। पाकिस्तान एक दफा गिर गया, इसको कौन उठाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, कोई आपके मुल्क में अच्छा काम नहीं हो रहा, ना मुआशी तौर पे, ना लॉ एंड ऑर्डर वाइज, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना अस्पताल है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना स्कूल है, खुदा के लिए ना सिक्योरिटी है। बच्चे अगवा हो रहे हैं, उनके आज़ाद जो हैं वो चोरी हो रहे हैं और वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आप कहाँ से कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिरा हुआ नहीं है? और गिरी हुई हुकूमतों में क्या होता है, और गिरे हुए ममालिक में क्या होता है? मुबशर, आई डोंट सपोर्ट एनीबॉडी एज यू डोंट। मैं अभी बहालपुर ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, मैं वहाँ गया हूँ। पहली दफ़ा गया, इन्होंने बड़ा शोर किया था जी 1000 वॉट होगा, नहीं हुआ, 100 वॉट था। अभी मैं गया हूँ 4-5 दिन पहले, 400 वॉट। सो इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट। साहिवाल के अंदर जो ये प्लांट लगा रहे हैं कोल का, इट इज, लेट्स होप इट वर्क्स आउट। उसके बाद भिक्की गया हूं, देयर इज स्टिल, देखिए, वी हैव टू क्रिटिसाइज वेयर इट इज शुड बी क्रिटिसाइज्ड। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को मिक्स अप कर रहे हैं। मोहम्मद ताहिर साहब, हो ये रहा है यहाँ पे कि वन रूल ऑफ लॉ नहीं हो रहा। ये बिल्कुल राना मशहूद की सही बात की थी कि राना मशहूद के ऊपर तो वीडियो क्लिप्स हमने दी है उसकी चोरी करते हुए और रिश्वतें लेते हुए, उसके ऊपर सारे इल्जामात उसके ऊपर साबित हो गए। डिफेड जो है इंग्लैंड में, उन्होंने कहा कि भाई ये देखो पैसा कहाँ गया एजुकेशन का जो ये लेके जा रहा है। लेकिन ये ऐसे किसी आदमी के ऊपर नहीं है, 100 आदमियों को मॉडल टाउन में गोली लग जाती है और हुकूमत लोगों को बचाने पे लगती है, उनको पकड़ने पे नहीं। जो पुलिस वाले तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद हैं, जो उन्होंने फैसिलिटेट किया गुलू भट्ट को और दीगर अहबाब को, वहां पे उनको प्रमोशंस दी गई, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दी गई, उनके ट्रांसफर्स किए गए। तौकीर शाह को मुल्क से बाहर इतनी अहम अपॉइंटमेंट दे दी गई। तो इससे क्या एज्यूम करेंगे? इससे एज्यूम तो यही करेंगे ना कि गवर्नमेंट हैज समथिंग टू डू विद दोज मर्डर्स। देखिए जी मुबशर साहब, यही मसला है। KPK का पश्तून, बलूचिस्तान का बलोच और पश्तून, सिंध का सिंधी और मुहाजिर यानी सिंधी और गैर सिंधी, और पूरे मुल्क के तमाम शहरी एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान को तब जो है वो पाकिस्तान को इस तरह देखना चाहते हैं कि मुल्क में एक ही रियासत हो, एक ही लॉ हो। एक के कातिल के साथ और दूसरे के कातिल के साथ आप अलग अलग सलूक ना करते हो। सिंध, पंजाब और KPK और बलूचिस्तान में कानून के अलग अलग चेहरे ना हों। मैं हैरान हुआ हूँ, हमारे एक तज्ज़ियाकार ने TV पर यह कहा कि दूसरे सूबों के लोग जब पंजाब में आते हैं, लाहौर में आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो एक जन्नत में आ गए। आप उस जन्नत का क्या करेंगे जिसके 3 सूबे जहन्नुम बने हुए हों? आप जो है वो गुर्बत के समंदर में अगर अमारत के चंद जजीरे बना लेंगे, इशरत में आसाइश और जो है वो जेब में ज़ेबाइश आप उनको फराहम कर देंगे, तो ये मुल्क कैसे बाकी रहेगा? आप दूसरे सूबों के शहरियों को क्या पाकिस्तान के लिए मैसेज दे रहे हैं? तो ये बुनियादी तौर पर जो हमारा तसव्वुर पाकिस्तान है ये फॉल्टी हो चुका है। ये जो हमारे लोग हैं, इनका जो तर्ज़ फ़िक्र है ये बहुत ही फरसूदा हो चुका है और इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि दूसरे शहरों के लोग कितने गज़बनाक होकर उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और जब वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो उनका सीना कितना दहक रहा होता है, वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वर्नरेबल है। एक
एक नेशन स्टेट के तौर पर, एक कौमी रियासत के तौर पर जो हमारा नैरेटिव है वो टूट फूट का शिकार है। और हम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के वजूदी सतह के, पाकिस्तान के बाकी रहने के सतह के मसाइल से दो चार हैं। एक ऐसे मौके पर जब आपके इर्द गिर्द के तमाम ममालिक आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हो, तमाम सरहदों से आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हो, और जो है वो उसकी सरपरस्ती अमेरिका कर रहा हो और वो एविडेंट हो चुका हो, आपके फौजी सरबराह के खिलाफ जो है वो पार्लियामेंट में बातें हो रही है, आपके कौमी इदारों के खिलाफ पार्लियामेंट में बातें हो रही है, अगर बिलफर्ज बहाल चले कोई इसमें से बात ठीक भी हो, तो क्या ये तरीका होता है स्टेट के अंदर बात करने का? आप जरा देखें, सिंध के अंदर अगर रेंजर्स के इख्तियारात का मसला हो तो सूबों से बात करने के लिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो चौधरी निसार करते हैं? लेंगे ब्रेक, जिसके बाद जानेंगे कि क्या वजह है हम तस्वुर पाकिस्तान से दूर क्यों हो गए। वेलकम बैक। वफादारियां तब्दील हो गई हैं, तस्वुर पाकिस्तान से दूर हो गए हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस किस्म के सानेहा से निमट सकती है? जब तक हम लोग धूमधाम से सोग मनाते रहेंगे और बड़ी तादाद में आके जनाजे उठाते रहेंगे लेकिन खुद बाहर नहीं निकलेंगे करप्ट लोगों का गिरबान पकड़ने, तब तक हमारे हालात जो हैं ठीक नहीं होंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कल मीडिया के 3 लोग शहीद हुए, डॉन न्यूज़ के, आज न्यूज़ के, आज तक के। और ऑडियो का शायद फिर कोई प्रॉब्लम है। मुबश्शिर लुकमान साहब से रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अब तब्दील क्यों हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले जब हमें पता है कि एक बीमारी है, हमने देखना है कि बीमारी क्यों है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा इलेक्शनिंग जो प्रोसीजर है वही करप्ट है। जब आप एक आम आदमी पैसे दे के टिकट लेगा, पैसे दे के सेनेट में आएगा, तो आपकी करप्शन वहीं से शुरू हो जाएगी, बिकॉज ही सीज इट एज एन इन्वेस्टमेंट। इस चीज़ को आई थिंक सारी पार्टीज़ को मिल के एक बैठ के फॉर द फ्यूचर इलेक्शन प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। जी ठीक है, मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। देखें, ये बात यह है कि कल 3 सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हुए हैं वहाँ पे। पीजे को और मोहम्मद ताहिर को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बताएं उनके घर वालों को कितनी तनख्वाहें मिल जाएंगी। मैं अब समझता हूँ बहुत खुशकिस्मत होंगे अगर आखिरी एक तनख्वाह भी उनको मिल गई। इसीलिए 1 साल और 4 महीने पहले बोल टेलीविजन को बंद किया गया था, एग्जैक्ट को बंद किया गया था, क्योंकि अगर बोल के एम्प्लॉइज होते और बोल आज चल रहा होता तो इन तीनों सहाफ़ियों के अहले खाना को 1,90,00,000 फी कस इनको मिलना था। और जब तक 60 साल तक की उनकी उम्र ना होती, उनकी 100% उनके लवाहिकीन को, उनके घर वालों को मिलती रहने थी। पाकिस्तान में किसी किस्म की सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। यहाँ पे अयान अली जो मुल्क से बाहर पैसे चुरा के लेके जा रही है, उसको तो छोड़ दिया गया फौरी तौर पे। उसकी तो पेशियों के लिए आपके बहुत बड़े बड़े वकला जो है सामने आ गए। लेकिन यहाँ पे बोल और एग्जैक्ट यानी तकरीबन कोई 30,000 लोगों को नौकरी देने वालों को अंदर रखा हुआ बगैर चार्जशीट के 1 साल और 3 महीने होने को आए हैं, सुनवाई कोई नहीं हो रही। हाँ, मीडिया ट्रायल पूरा हर तरह से जारी है, पूरी तरह से जारी है, उनको बगैर सामने लिए, उनका मौक़िफ़ लिए बगैर। और ये दानिशमंदाना किस्म की जो रविश है, ये आपके अब सोसाइटी के हर एरिया में चली गई कि जो पाकिस्तान का अच्छा करेगा उसको सजा मिलेगी, जो पाकिस्तान में चोरियां करेगा वो फले और फूलेगा। फैसला अब आपने करना। बिल्कुल, अब आपने करना है कि किस तरह से इन तमाम तर अनासे से निपटा जाएगा। टिल देन नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।